नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रेन संचालन के लिए प्राइवेट कंपनियों को मौका देने की योजना सामने रखी थी। अब भारतीय रेलवे ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रेलवे इसके लिए निजी कंपनियों को कम से कम दामों पर जमीन देने के लिए भी तैयार है, ताकि वे इन जगहों को ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सके। सूत्रों के मुताबिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत रेलवे को अभी देश भर में ऐसी जमीनों की पहचान करनी है जहां मेंटेनेंस डिपो बनाए जा सके और जहां प्राइवेट कंपनियां 35 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मेंटेनेंस फैसिलिटी चला सके। जानकारी के मुताबिक रेलवे के मेंटेनेंस डिपो के पास जो भी खाली जगह बची है उन्हें प्राइवेट कंपनियों के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा। इसके बाद रेलवे उस जगह पर रेल और रोड कनेक्टिविटी जोड़ने की जिम्मेदारी लेगा। रेलवे अब तक साफ करता रहा है कि यह योजना रेलवे का निजीकरण कतई नहीं है। सूत्रों ने बताया क्योंकि निजी कंपनियों को किसी भी तकनीक की ट्रेन लाने की छूट दी गई है, इसलिए उन्हें खुद ही मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस समझौते के मद्देनजर रेलवे उन्हें फैसिलिटी बनाने के लिए 35 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन मुहैया कराएगा। तो भारतीय रेलवे ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रेलवे प्राइवेट संचालकों को करोड़ों की जमीन देगी और ये मेंटेनेंस के बिहाफ पर दिया जाएगा। औने पौने दाम पर रख रखाव के नाम पर ये जमीन दी जाएगी। ऐसा भी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि रेलवे ने इसके लिए तैयारियां भी करनी शुरू कर दी हैं। बता दें कि रेलवे ने रख रखाव के नाम पर ये योजना अब शुरू की है कि जितने भी प्राइवेट संचालक हैं उनको जमीन दी जाएगी। कम से कम दामों में भी जमीन देने को तैयार है रेलवे और मेंटेनेंस डिपो वहां पर बनाए जाएंगे। इस तरह की जानकारी मिल पा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है रेलवे के विभाग की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं, इस योजना पर काम किया जा रहा है। औने पौने दाम पर रख रखाव के नाम पर रेलवे करोड़ों की जमीन दे देगा। प्राइवेट संचालकों को ये जमीन दी जाएगी और बताया जा रहा है कि पहले ऐसी जमीनों को चिन्हित करना बाकी है। कुछ जमीनें चिन्हित की हुई हैं, कुछ जमीनें रेलवे विभाग चिन्हित करेगा। उसके बाद प्राइवेट संचालकों को वो जमीन दी जाएगी, वहां मेंटेनेंस डिपो बनाए जाएंगे और इन सब के ऊपर सफाई दी गई है रेलवे विभाग की तरफ से कि इसे रेलवे का निजीकरण कतई ना समझे। ये योजना बिल्कुल अलग है, मेंटेनेंस के हिसाब की ये योजना है, तो इसे रेलवे का निजीकरण कतई ना समझा जाए। ये दलील दी गई है रेलवे विभाग की तरफ से। लेकिन ये एक अहम खबर है, रेलवे प्राइवेट संचालकों को करोड़ों की जमीन देगी। रख रखाव के नाम पर करोड़ों की ये जमीन औने पौने दाम में दे दी जाएगी। कम से कम दाम में भी रेलवे इन जमीनों को देने को तैयार है। प्राइवेट संचालकों को ये जमीनें दी जाएंगी और मेंटेनेंस डिपो वहां पर बनाए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि ये तमाम दलीलें रेलवे विभाग की तरफ से दी गई है, इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा जब इस तरह की जमीनें दी जाएंगी और किस तरह से वहां पर क्या कुछ काम होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी जमीनें चिन्हित की जा रही हैं, कुछ जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है और ऐसी जमीनें ढूंढी जा रही हैं जिन्हें रेलवे दे सके प्राइवेट संचालकों को, वहां पर मेंटेनेंस डिपो बनाया जा सके। तो ये एक अहम और बड़ी खबर है। रेलवे कई करोड़ों की जमीन प्राइवेट संचालकों को देने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन पर मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा, तो रेलवे प्राइवेट संचालकों को करोड़ों की जमीन देगी। देखिए, लगातार इस मसले पर बहस होती रही है कि रेलवे का निजीकरण करने पर तुली हुई है सरकार और अब ऐसे में जब ये खबर मिल रही है तो इसका मुद्दा बनना भी स्वाभाविक है। बताया जा रहा है कि कई करोड़ों की जमीन दे दी जाएगी, मेंटेनेंस के नाम पर ये जमीन दी जा रही है। हालांकि कितनी सच्चाई है इन दावों में, अभी इसका कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर ये ज़मीन दी जानी है। कुछ ज़मीनें चिन्हित कर ली गई हैं, कुछ को अभी चिन्हित करना बाकी है। कई ऐसी जगहों पर रेलवे ढूंढ रहा है ज़मीनें जहां पर मेंटेनेंस डिपो बनाया जा सके, उसके बाद उन्हें प्राइवेट संचालकों को दिया जा सके ताकि वहां पर वे अपने हिसाब से काम कर सकें। हालांकि रेलवे विभाग ने ये साफ कर दिया है, या फिर यूं कहे कि दलील दी गई है कि इसे रेलवे का निजीकरण कतई ना समझें। तो ये एक अहम खबर एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। देख सकते हैं आप, रेलवे के निजीकरण करने की जो बातें लगातार सामने आ रही थी, उसकी दिशा में कहीं ये पहला कदम तो नहीं, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के साथ। डॉक्टर दीक्षित, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? रख रखाव के नाम पर करोड़ों की जमीन रेलवे विभाग औने पौने दाम में प्राइवेट संचालकों को देने जा रहा है।
देखिए पल्लवी जी, वास्तव में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए और इनके सारे रिसोर्सेस का उचित इस्तेमाल करने के लिए ठीक ढंग से समेकित प्रयास कभी नहीं हुआ जी। और जिस तरह से ये चर्चा सामने आई है, हालांकि रेलवे ने ऐसी बहुत चीजें साफ स्पष्ट तौर पर नहीं बताई है और जिन कंपनियों को ये स्टोरेज की चीजें डेवलप करने के लिए देने की बात चल रही है, जैसे अमेजन जैसी कंपनी को देने की बात चल रही है या फिर आप कोका कोला की बात चल रही है, तो उनके यहाँ से भी अभी बहुत स्पष्ट कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको डेवलप करने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं और उसमें रेलवे के हितों का ध्यान रखा जाता है, उनका नुकसान ना हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर औने पौने भाव में जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉपरली उनका उपयोग देश के हित में ना किया जाए, तो फिर निश्चित तौर पे इस पर सवालिया निशान लगेंगे। जी बिल्कुल सर, मेंटेनेंस के नाम पर दिया जा रहा है ये जमीनें, जिस तरह की खबरें मिल पा रही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लगातार रेलवे के निजीकरण को लेकर बहस होती रही है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसे में अगर इस दिशा में रेलवे की तरफ से कदम बढ़ाया जाएगा तो लगता नहीं है कि एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, अगर तैयारी के बिना चीजें हो और इसमें कहीं भी ऐसा लगा कि देश के हित के साथ समझौता हो रहा है, रेलवे के हितों के साथ समझौता हो रहा है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा और ये विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिलेगा। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है पल्लवी जी। आप देखिए, रेलवे के किसी भी आप गोडाउन में चले जाएंगे या उनके किसी भी पार्सल हाउस पे आप चले जाएंगे, जिनका उपयोग करने की बात चल रही, जिनको डेवलप करने की बात चल रही है, तो जो सामान रेलवे के माध्यम से लोग ट्रांसफर करते हैं, जो रेलवे का उपयोग पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। आप देखेंगे कि देश के बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, लखनऊ में, आप देखेंगे कि जहां भी उनके गोडाउन्स हैं और पार्सल हाउस हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से मिसमैनेज्ड हैं। तो इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया और रेलवे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। और रेलवे में ये मंथन बहुत दिनों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है कि किस तरह से वहां पे और भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट किए जाए और साथ में उसके संसाधनों का और विकास किया जाए। तो उसको दृष्टि में रखकर अगर इनका सदुपयोग किया जाए, जिससे कि पार्सल की व्यवस्था या सामानों के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था और बेहतर किया सके, उनकी व्यवस्था को मॉडर्नाइज किया जा सके, बिना रेलवे के हितों को और देश के हितों को तिलांजलि दिए, तो इसमें कोई बहुत बुराई भी नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था निजी हाथों में दिए जाने के अलावा? क्या किसी और तरीके से ये पूरा काम नहीं किया जा सकता? इसके लिए देखिए, अगर आप इस पे एक रिव्यू करेंगे, देश में नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के एक केस के तौर पे आप देख सकते हैं, मॉडल के तौर पे जी। कि जब देश में लगातार प्रयास किएगा कि नेशनल हाईवेज को डेवलप किया जाए, आपने देखा कि आजादी के बाद 50-60 वर्षों तक इस पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो जीटी रोड बना था शेरशाह सूरी के समय का, उसका भी डेवलपमेंट तभी हुआ जब एक मॉडल डेवलप किया गया पीपीपी मोड का, जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात आई। तो देश में रिसोर्सेज का ठीक उपयोग और साथ में ऐसे लोगों को जोड़ने का जो प्रोफेशनली उस चीज को हैंडल करें, तो चाहे नेशनल हाईवेज का मामला हो, चाहे देखें एयरपोर्ट्स का मामला हो, दिल्ली में जिस तरह से डेवलप किया गया, जो यूपीए गवर्नमेंट के समय में किया गया, उसी तरह से रेलवे को भी इस तरह के पीपीपी मॉडल्स की कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता है। न सिर्फ रेवेन्यू आएगा, बल्कि उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करने के लिए ऐसे लोगों को सहयोगी बनाने से फायदा होगा। शर्त यही है, जो मैं फिर से दोहराऊंगा, कि रेलवे के और जनता के देश के हितों को तिलांजलि न दिया जाए। उसका उद्देश्य रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और उसको और रेवेन्यू अर्न करने का प्रोफेशनली हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीक्षित, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल बीजेपी नेता तूरज जादी जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। तूरज जादी जी, ऐसी रिपोर्ट के हिसाब से खबर मिल रही है कि रेलवे औने पौने दामों में प्राइवेट संचालकों को करोड़ों की जमीन देने को तैयार है रखरखाव के नाम पर। सर देखिए, पहली बात जो आपने ये कही कि औने पौने दामों पे, तो ये जो अगर कोई विपक्षी दल आरोप लगा रहा है, आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है तूरज जी। तो पहली बात तो ये है कि औने पौने दामों पे नहीं दी जा रही है।
दूसरी चीज ये वो भूमि है जो रेलवे के पास अतिरिक्त पड़ी हुई है, उनके डिपो के की जमीन जो खाली जमीन पड़ेगी उसको मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है। 35 साल के लिए लीज पर देने का विचार किया जा रहा है। जरूरी है कि जब मेंटेनेंस होगा, रेलवे का विकास होगा, तो देश की जनता का विकास होगा। और ये जमीनें भी दी जाएंगी तो उसका भी पैसा तो सरकार में ही आएगा, वो भी तो देश की जनता की भलाई के लिए लगेगा। आरोप लगाने वाले आरोप लगा रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि पॉलिसी क्या है। मेंटेनेंस डिपो बनेगा, मेंटेनेंस डिपो प्राइवेट कंपनी खुद बनाएंगी, रेलवे के ट्रेन को वहां पर लाने जाने की सुविधा वो तकनीकी वो अपना विकसित करेंगी। जो हमारी भूमि खाली पड़ी है, जो इसका कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उस प्रयोग करने के लिए वो जगह दे के हम उससे आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है हमारी सरकार को, जो देश के विकास के ये लिए जो काम अतिरिक्त आएगा। जमीन है सूरज जी, जो ये अतिरिक्त जमीन है, इसे ज्यादा से ज्यादा दामों में बेचा जाएगा या फिर कम से कम दामों में? बेचने की तो बात ही नहीं है, ये तो लीज पे दिया जाएगा। जो जो जमीन हमारी निष्प्रयोजित थी, किसी प्रयोग में नहीं आ रही है, उस प्रयोग करने के लिए, विकसित करने के लिए अगर ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो ये सिर्फ मोदी जी जैसी छवि का महान व्यक्तित्व कर ही सकता था। ये अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था इस पर विचार। सर, कितने मेंटेनेंस डिपो की अभी जरूरत है? बताया जा रहा है कि कुछ आपने जमीनें चिन्हित की हुई हैं और कुछ को अभी चिन्हित करना बाकी है। जमीनें चिन्हित हो रही हैं, इसके लिए समिति बनी हुई है, जमीनें चिन्हित की जा रही हैं लगातार, और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ेगी वो दी जाएगी रेलवे के लिए। तो जो ये लगातार मुद्दा उठाया जाता रहा है विपक्ष की तरफ से कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कतई निजीकरण नहीं है। ये भारत सरकार का ये वो सराहनीय कदम है जिससे रेलवे को विकास मिलेगा, देश की जनता को सहूलियत मिलेगी। ये मोदी जी की बहुत सोची समझी पॉलिसी है देश के विकास के लिए, जो अब तक 60-62 साल की सरकारें नहीं कर पाई थी, वो मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है सूरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ। डॉक्टर दीक्षित, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार आरोप लगते रहे हैं कि रेलवे के निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है, आपकी नजर में ये किस तरह का कदम है? देखिए, जो तर्क दे रहे हैं भाजपा के नेता जयदी साहब जी, ये बात तो इनका मोटे तौर पे ठीक है, लेकिन जब इनकी डिटेल्स आएंगी कि किन टर्म्स पे किया जा रहा है इन चीजों को, किन टर्म्स पे इनका डेवलपमेंट होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट में जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर का उपयोग किया गया, जिस तरह से उपयोग किया गया आपके एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और देश में और भी एयरपोर्ट्स को डेवलप करने की बात है, अगर उस तर्ज पर इन इलाकों का डेवलपमेंट किया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ये है कि सारी चीजें, सारी प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और औने पौने भाव पर और अपने लोगों को, अपने परिचितों को देने की बात नहीं होनी चाहिए। जी। और इसमें निजी कंपनियों के लिए खर्च का बोझ किस तरह से रखा जाएगा? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। डॉक्टर दीक्षित, मैं आपसे ये चीज समझना चाहती हूँ सर कि निजी कंपनियों के लिए जो खर्च का बोझ होने वाला है उसे किस तरह से रखा जाएगा, कैसे वहन होगा वो? नहीं, खर्च का बोझ की बात जहां तक है, देखिए ये जब भी इस ढंग की कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें इस बात को तय किया जाता है कि उस जगह का प्रयोग जो करेंगे उसके बदले जो राशि वो देंगे सरकार को, इस केस में रेलवे को, वो राशि प्रोफेशनली जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से देंगे। तो वो एक तरह का एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू रेलवे के पास आएगा और कहीं से भी जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे का जो पुराना कामकाज है, उसमें कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। देखिए, एक मैं बताऊं, इसका एक लाभ और हो सकता है भविष्य में जी। हमारे रेलवे में जो कमर्शियली वायबल सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फ्रेट सर्विसेज। फ्रेट सर्विसेज प्रायोरिटी नहीं रही है हमारे यहाँ, पैसेंजर सर्विसेज प्रायोरिटी रही, चूंकि वेलफेयर के लिए रेलवे काम करती रही है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से इंक्लूड किया गया और फ्रेट सर्विसेज को प्रायोरिटी दी गई तो हो सकता है आने वाले समय में इससे पोल्यूशन में भी देश में कमी आएगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। तो मैं आपको एक इसमें डेटा बताना चाहता हूं जी सर। कि दुनिया में
जो इस ढंग की कास्टिंग आती है चीजों के एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, जो वो आती है 8 से 10% तक मैक्सिमम चीजों को कैरी करने में, जगह तक पहुंचाने में। भारत में इसकी कॉस्टिंग 15% के आसपास आती है। ये कॉस्टिंग कम किया जा सकेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का डेवलप होगा, गोडाउन्स का और मॉडर्नाइज किया जाएगा तो लोग प्रिफर करेंगे। इससे हमारे गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव भी होंगे। तो इसको केवल इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि इसमें रेलवे के प्रॉपर्टीज पे या इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे। इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट अगर 70 साल तक नहीं हुआ है तो इसका उचित डेवलपमेंट किया जा सकेगा, जो शायद देश हित में होगा। जी बिल्कुल। अतुरज जी, आखिरी सवाल है आपसे सर, फिर इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे ही समझौता पूरा हुआ तो वो जमीन फिर से रेलवे विभाग के कब्जे में आ जाएगी? ये गर्व की बात है इस वक्त कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी स्वच्छ छवि का है जिस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगाया है। जैसे उनका चरित्र पारदर्शी है, वैसे उनकी सारी योजनाएं पारदर्शी हैं। ये जो योजना आई है, इससे पोल्यूशन भी कम होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी सरकार की बढ़ेगी, नए यातायात के साधन भी, सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये तो सैल्यूट करने की बात है कि इस वक्त हम भारत के प्रधानमंत्री के लिए प्रशंसा करें, और जो भी अगर इसका कोई विरोध भी करता है तो निश्चित तौर पर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति होगा। विरोध नहीं कर रहा है, हम बस एक मसले पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह का अगर कदम उठाया जा रहा है तो उस कदम के बारे में हम बस आपसे डिटेल चाह रहे हैं। सर, विरोध यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है तुरज जी। अब आप देखिएगा, आने वाला वक्त जो है वो रेलवे के लिए बहुत सुनहरा वक्त होगा, और आने वाला वक्त प्रधानमंत्री जी के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करेगा, उनको नमन करेगा। उनकी जो पारदर्शिता की नीति रही है वो कामयाब नीति है। बेदाग चरित्र का स्वामी हमारा प्रधानमंत्री देश को विकसित करने के लिए जो सोच लेके आते हैं उसको वो निश्चित रूप से पूरा करते हैं, और यही उनका जो कार्य है वो हम सब के लिए एक ऐसी चुनौती वो देता है, हमें शक्ति देता है कि हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा सोचें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीक्षित। तुरज जी, आपका भी धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्टर सुशांत की आत्महत्या मामले की बिहार पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई में है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाए हैं। विकास सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा। मुंबई पुलिस के सहयोग के बिना केस में पटना पुलिस का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने तो केस भी दर्ज नहीं किया था, बिना FIR के ही छानबीन की जा रही थी। आत्महत्या के मामले के मुख्य आरोपी से पूछताछ के बदले मुंबई पुलिस पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जांच में लगी थी। वकील विकास सिंह ने कहा कि हम मुंबई पुलिस के रवैये से काफी दुखी थे। मुंबई पुलिस पूरी फिल्म इंडस्ट्री से पूछताछ कर रही थी। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती खुद ही बोल रही है कि CBI जांच कराई जाए। लग रहा था कि कोई साठगांठ है या उसकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। आत्महत्या के मामले में जांच के समय सबसे पहले उससे तहकीकात होनी चाहिए जो उसके साथ रह रही थी। तो ये आरोप सुशांत सिंह के
के पिता के वकील की तरफ से लगाए गए हैं। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच ईडी ने भी बिहार पुलिस से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी प्रति मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में संभावित धन शोधन एंगल से जांच करने के लिए बिहार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी गई है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने इस संदर्भ में बिहार पुलिस को पत्र लिखा है। ईडी धन शोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत संभावित जांच पर गौर कर रही है। तो इसमें बड़ी और नई खबर मिल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी की भी अब एंट्री हो चुकी है। बिहार पुलिस से एफआईआर की एक कॉपी मांगी गई है। बिहार एक्टर सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में बिहार पुलिस ने जांच अब तेज कर दी है। पटना से हमारे संवाददाता अखिलेश झा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। किस तरह से क्या कुछ जांच चल रही है पटना में सुशांत सिंह आत्महत्या के मामले में? देखिए, सुशांत सिंह आत्महत्या केस के मामले में पटना में कल एफआईआर हुआ राजीव नगर थाने में, और पटना पुलिस की टीम मुंबई में है, वहां वो जांच पड़ताल कर रही है। आज बैंक भी गई थी। ताजा जानकारी यही है कि बैंक के साथ ही और भी कई जगह छापेमारी की गई है और वहां पर बिहार पुलिस मजबूती से जांच प्रक्रिया में लगी हुई है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट है कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दिया था कि पटना में जो एफआईआर हुआ है उसको मुंबई ट्रांसफर किया जाए। इस मामले में उन्हें अभी तक तो जैसी जानकारी है सफलता मिली है और कोर्ट ने शायद ये कह दिया है कि ये पुलिस के काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये तीसरा एंगल इस मामले में यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लोजपा के चिराग पासवान हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और आज एक नई पहल बिहार सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये है कि बिहार सरकार कैविएट फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में और बिहार सरकार के वकील मुकुल रोहतगी होंगे। बिहार सरकार भी इसमें एक पार्टी बनना चाहती है। बिहार सरकार का कहना है कि अगर सुशांत सिंह के मामले में किसी तरह की सीबीआई जांच की बात होती है तो बिहार सरकार भी अपना पक्ष रखना चाहती है। उसके सूत्रों से मिली जानकारी ये भी आ रही है छनकर कि बिहार सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाह रही है, लिखेगी कि सीबीआई जांच हो और इस मामले की विस्तृत और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो सीबीआई से ही संभव है। महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो इस तरह की बातें कई अलग अलग एंगल से बातें आ रही हैं और गौरतलब है कि ये जो नीरज सिंह बबलू हैं वो यहाँ भाजपा के विधायक हैं बिहार में और वो सुशांत सिंह के भाई हैं जी। तो उनका भी दबाव है बिहार सरकार पर। इधर बिहार कांग्रेस जो है इस मामले में महाराष्ट्र में जो कांग्रेस समर्थित सरकार है उसके बावजूद भी ये कांग्रेस वाले भी यहाँ मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बिहार भर से महाराष्ट्र का मामला बनता जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है और केंद्र सरकार कितनी एक्टिव होकर कितना रुचि लेकर सीबीआई जांच को हरी झंडी दिखाती है। वैसे बिहार चुनाव है तो इसलिए इसमें राजनीति होना स्वाभाविक है जी। बिल्कुल। और विकास सिंह का क्या कुछ कहना है अखिलेश? विकास सिंह जो कि वकील हैं सुशांत सिंह के पिता के, तो उन्होंने अभी तक इस मामले में अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? किस एंगल से वो इस केस को देख रहे हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है? विकास सिंह का मानना है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है वो नेग्लिजेंस कर रही है और वो बचाना चाहती है रिया चक्रवर्ती को। और विकास सिंह का मानना है कि ये सीबीआई के अलावा ये महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर इनका भरोसा नहीं है और वो भी अपने स्तर से कोर्ट में ये प्रयास कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और वो भी एक कैविएट फाइल करेंगे इस मामले में। बिल्कुल अखिलेश, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ धनंजय सिंह इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, क्राइम स्पेशलिस्ट हैं धनंजय सिंह जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी पूरे इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? सुशांत सिंह सुसाइड केस अब जो मर्डर केस बनता जा रहा है, विकास सिंह भी अब इसमें कूद गए हैं जो कि सुशांत सिंह के पिता के वकील हैं। तमाम आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए जा रहे हैं। आप किस हिसाब से और किस तरह से इस केस को देखते हैं? नहीं, हमने बहुत पहले ही थाना के कलेक्टर साहब को सीबीआई इंक्वायरी के लिए हमारी संस्था जो महाराणा प्रताप राजपूत संघ है उसके माध्यम से दिया है
और जिस केस को लेके पूरा देश इस तरीके से इस समय चिंता में है, लोगों को, यंग जनरेशन को, सारे लोगों को इस बात का दुख है, और दो प्रदेश के पुलिस जिस पे काम कर रही है, तो इतने सीरियस केस को 100% क्राइम इनको सीबीआई को देना चाहिए। और महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सीबीआई को देने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सच जो है वो आने दो ना लोगों के सामने। क्योंकि अब ये जो केस है सिर्फ सुशांत सिंह से रिलेटेड नहीं है, इसमें सारे यंग स्टार है, युवा कलाकार हैं, जो छोटे तबके से या कहीं ना कहीं से स्ट्रगल कर रहे हैं, हर किसी का सपना जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इस चीज को सीबीआई इंक्वायरी, इस केस को सीबीआई इंक्वायरी होना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमने आज ही फिर से कलेक्टर साहब को एक रिमाइंडर लेटर दिया है कि इस केस को सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए। धनंजय जी, अब इस पूरे केस में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, धन शोधन के तरीके से अब इस मामले पर जांच की जाएगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ईडी की इंक्वायरी होनी ही चाहिए कि जिस तरीके से इसमें पैसे का व्यवहार दिख रहा है, सुशांत सिंह के पैसे को रिया चटर्जी ने जिस तरीके से यूज किया है, तो जहां कहीं भी मॉनेटरी इश्यूज आएंगे ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना ही है। और ये केस को घुमाने की कहीं ना कहीं शक तो है, घुमाने की कोशिश की जा रही है। इतना क्लियर कट, इतने सारे स्वामी जी का भी सवेरे आपने देखा होगा कि 26 पॉइंट्स उन्होंने दिए, जिसमें से 24 दिख रहे हैं मर्डर की तरफ। तो एक मर्डर केस जो मर्डर केस की तरफ जा रहा है, उसको आप कैसे सीबीआई को नहीं देंगे? और ये काफी सेंसिटिव केस है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर कट दिख रही है। उसके गले के निशान देख लीजिए आप, की का इश्यूज है, फिर ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना ही है, क्योंकि उसके 15 करोड़ रुपए के आसपास जो अमाउंट बताया जा रहा है, इतना बड़ा अमाउंट अगर सुशांत सिंह के अकाउंट से जा रहा है, तो ऐसा क्या था कि अचानक इतने पैसे ट्रांसफर करने पड़े? वो कौन कौन से अकाउंट्स में गए? तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता ही है। और इतना सेंसिटिव, जहां पे ईडी आ रहा है, बिहार की पुलिस आ रही है, महाराष्ट्र की पुलिस आ रही है, तो ये तो सीबीआई का केस बनता ही बनता है। सीबीआई इंक्वायरी होनी ही चाहिए इसमें। वकील जो है सुशांत सिंह के पिता के विकास सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने लापरवाही दिखाई है, साठगांठ के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को घसीटा जा रहा था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के ऊपर किसी तरह का कोई ठोस एक्शन पहले नहीं लिया गया। क्या आप भी ऐसा कुछ मान रहे हैं? मैं विकास सिंह जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मैटर में काफी बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए जिस तरीके से मैंने अभी देखा कि अचानक से ये सारा कुछ रिया चटर्जी पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी बड़े लोगों को इसमें से हटाने की कोशिश दिख रही है। इसके लिए इस पे सीबीआई इंक्वायरी से ही हमें भरोसा होगा। और ये सिर्फ अब सुशांत सिंह से रिलेटेड नहीं है, इसमें पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के यूथ इन्वॉल्व है। तो ये कोई भी चाह के इसको नहीं रोक सकता। अगर महाराष्ट्र की पुलिस सीबीआई इंक्वायरी को नहीं जाने देगी, तो बिहार की पुलिस के पास अधिकार है, वहां से जा सकते हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी तो होना ही होना है। और सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं इसमें आगे पीछे या किसी तरीके का जो भी कुछ है, अभी उस चीज को हम बोलना ठीक नहीं है, लेकिन गड़बड़ है, शक के दायरे में है, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बिंदेश गुप्ता जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर गुप्ता, आप इस पूरे केस को सर किस तरह से देख रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग बार बार हो रही है सुसाइड केस में सुशांत सिंह, अब तो खैर ये मर्डर का रूप लेता जा रहा है, रिया चक्रवर्ती पर सारी जांच जाकर टिक गई है। आपके हिसाब से सर किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है जी, तो एक्यूज के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने खिलाफ जांच एजेंसी को खुद तय करे। बिल्कुल, विक्टिम को यह अधिकार है कि अगर वो जांच एजेंसी से संतुष्ट नहीं है तो जांच एजेंसी बदलने की मांग कर सकता है। इसलिए जहां तक मेरा सवाल, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका शायद मंजूर नहीं होगी। दूसरी बात जहां तक यह है कि अब इसको सुसाइड केस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सुसाइड नोट तो कोई मिला नहीं है जी। ये सस्पेक्टेड केस है सुसाइड का। ये सुसाइड जब तक तो कौन तय करेगा सुसाइड है कि नहीं? ये एक मतलब पोस्टमार्टम से ये तो तय हो गया कि मृत्यु का कारण क्या है जी, लेकिन वो उस कारण के पीछे अगर कहीं हमको सुसाइड नोट मिला होता तो कहते थे कि वो सुसाइड किया है, लेकिन जब तक सुसाइड नोट नहीं मिला है तो भी उसे सस्पेक्टेड केस ही कहा जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर सीबीआई की जांच के दो आधार हैं, या तो केंद्र राज्य सरकार की संतुष्टि पर केंद्र सरकार आदेश करती है सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल की एजेंसी है, या ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें जो आज याचिका सीबीआई को रेफर करने की गई थी
वो एक स्ट्रेंजर द्वारा की गई थी जनहित याचिका के रूप में, जो विक्टिम नहीं था। जी जी। अगर इसमें सीबीआई की मांग, या तो राज्य सरकार, जैसे बिहार के आज गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीबीआई जांच से बात कर सकते हैं, तो सीबीआई की जांच अगर ज्यादा निष्पक्ष हो सकती है। और जिस तरह से अब इस केस के अंदर फैक्ट निकल कर आ रहे हैं बिल्कुल कि ये मैंने जैसे कहा कि सुशांत सुसाइड केस कहा जा रहा है, यही गलत है। ये सस्पेक्टेड केस है सुसाइड का, हो सकता है ये मर्डर का केस हो जाए। बिल्कुल मौत का ये संदिग्ध मामला नजर आ रहा है और अब बिहार सरकार ने भी ये कहा है कि हम पत्र लिखेंगे केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।